बैंक रिकॉन्सिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ज़रूरी होता है करना। मतलब कि हमने टैली के अंदर सारी एंट्रीज बैंक से रिलेटेड कर ली। आफ्टर सो मेनी ट्रांजेक्शन जब हम टैली के अंदर बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं तो टैली में बैंक बैलेंस कुछ और आ रहा है और पासबुक में कुछ और आ रहा है। अब हमें क्या करना है, टैली में की गई एंट्रीज को पासबुक से मैच करना है और हमें ये पता लगाना है कि कौन कौन सी एंट्री एक दूसरे से मैच नहीं हो रही। जो एंट्री एक दूसरे से मैच नहीं हो रही वही कारण है मिसमैच का। ठीक, मैच ना होने का मतलब कि बैलेंस अगर हमारा ऊपर नीचे है, डिफरेंस है, तो हमें मिसमैच का पता लगाना है कि वो मिसमैच क्या क्या है। ठीक है, तो सिंपली टैली में की गई एंट्रीज को पासबुक से मैच करना ही रिकॉन्सिलेशन कहलाता है। मैच कर लेने के बाद हमें मिसमैच का पता चल जाता है। ठीक है, उस मिसमैच को फिर अलग से रफली स्टेटमेंट तैयार करते हैं। उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो फिलहाल हमें स्टेटमेंट नहीं बनाना, हमें बस मैच करना है टैली में प्रैक्टिकली। मैंने कुछ एंट्रीज की है, ये बैंक से रिलेटेड ये एंट्रीज हैं, पैसा लिया है, दिया है, जमा करा है, निकाला है, तो ये सारे एंट्रीज हैं। आफ्टर सो मेनी ट्रांजेक्शंस एट द एंड ऑफ द 31st मई, मतलब मई के अंत में जब हम बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस चेक कर रहे हैं तो कहता है कि बैंक का बैलेंस कितना है, 4,17,350। 31 मई को ही पासबुक को चेक किया गया, फिर पता चला वहाँ बैलेंस कुछ और है। अब हमें दोनों को मैच करना। अगर बैलेंस बराबर होगा तब भी हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे, बैलेंस बराबर नहीं होगा तब भी हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे। रिकॉन्सिलेशन हम हर एक सिचुएशन में करेंगे क्योंकि हमें ये पता लगाना जरूरी है कि कौन कौन सी एंट्री मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो बैंक बैलेंस को और भी कई तरीके से चेक किया जा सकता है। जैसे आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएं और यहाँ से अकाउंट बुक्स में जाकर के कैश एंड बैंक बुक एंटर करेंगे, यहाँ से बैंक का बैलेंस आपको पता चल जाएगा। या फिर आप लेजर पे भी जा सकते हैं, यहाँ से भी बैंक का बैलेंस आप देख सकते हैं कि बैंक बैलेंस कितना है। ठीक, या फिर आप कैलकुलेटर भी ओपन करके फिर यहाँ पे चाहें तो आप बैंक का लेजर डाल दें, यहाँ भी आपको बैंक का बैलेंस बता देगा। जरूरी है कि सिर्फ बैंक का ही बैलेंस बताएगा, किसी भी लेजर को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, उसका बैंक बैलेंस, उसका बैलेंस बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, बैंक के बैलेंस को चेक किया। ठीक, अब रिकॉन्साइल करने के लिए आपको चलना है बैंकिंग पे, बैंक रिकॉन्सिलेशन पे। उससे पहले मैं आपको चेक रजिस्टर दिखा देता हूँ कि मैंने कुछ चेक बुक भी शो किया था कि कैनरा बैंक में हमारे पास एक बुक है जिसमें 20 पीस चेक था, जिसमें से 14 बचा हुआ है, 6 यूज़ कर लिया है। अनरिकॉन्साइल शो कर रहा है क्योंकि अभी हमने एक भी ट्रांजेक्शन को मैच नहीं किया, रिकॉन्साइल नहीं किया। तो आफ्टर रिकॉन्सिलेशन ट्रांजेक्शन रिकॉन्साइल में शो करेगा, जो एंट्री मैच हो जाएगी रिकॉन्साइल में, जो मैच नहीं होगी वो अनरिकॉन्साइल में। ठीक है, तो रिकॉन्साइल करने के लिए आपको बैंकिंग पे चलना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन पे जाना है, बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। अब 1 मई से 31 मई तक की हमने सारी एंट्री ओपन कर ली। ये वो एंट्री है जो हमने टैली में रिकॉर्ड की है, इसी एंट्री को हमें पासबुक से मैच करना है। हमें देखना है कि एंट्री पासबुक में है कि नहीं है। अगर है पासबुक में तो पासबुक में कौन सी डेट को एंट्री रिकॉर्ड की गई है, पासबुक के डेट को उठाकर यहाँ पे शो कर देना है। अगर एंट्री है तो शो करेंगे, एंट्री नहीं है पासबुक के अंदर इसका मतलब वो मिसमैच है, फिर हम डेट शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब 1 अप्रैल को कॉन्ट्रा एंट्री की गई थी 3 लाख रुपए जमा कराने की। हम देखेंगे 1 अप्रैल को क्या बैंक स्टेटमेंट में 3 लाख रुपए डिपॉजिट की एंट्री है। अगर है तो हम डेट डाल देंगे कब है वो एंट्री, 1 अप्रैल को। जैसे मैं 1 अप्रैल डालूंगा यहाँ पे आप देखेंगे बैंक बैलेंस एज पर बैंक जो है वो 3 लाख आ जाएगा। अभी तक 1 रुपये भी बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं बता रहा क्योंकि हमने एक भी एंट्री को क्लियर नहीं किया है। तो जैसे मैंने 1 अप्रैल लिखा, अब आप नीचे देखें तो बैलेंस मैच होता रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 मई लिखा, तो बैलेंस आ गया 3 लाख। राहुल को हमने पे किया है 25,000 रुपये 1 मई को, ये एंट्री 2 मई को क्लियर हुई है, तो फिर आप देखेंगे बैलेंस क्लियर हो गया। ये 1 मई वाली एंट्री भी 2 मई को क्लियर हुई, ये भी 2 मई को, ये भी 2 मई को और ये भी, ये सारी एंट्री क्लियर हो गई है, इसलिए हम इसके सामने डेट डालते चले जा रहे हैं। लास्ट की 2 एंट्री मान लो, एक पेमेंट की, एक रिसिप्ट की एंट्री क्लियर नहीं हुई। अब ये एंट्री जब क्लियर नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि हम डेट नहीं डालेंगे और इन्हीं दोनों एंट्री की वजह से हमारा बैलेंस मैच नहीं होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग बैलेंस मतलब टैली के अकॉर्डिंग बैलेंस 4,17,350 है और बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस 4,11,350 होना चाहिए। जिस दिन ये दोनों एंट्री क्लियर हो जाएगी बैलेंस दोनों 100% बराबर हो जाएगा। अगर मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे डेट डाल दूँ, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 31 मई और 31 मई डाल दिया, तो अब आप देखेंगे दोनों बैलेंस बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें करना नहीं है क्योंकि ये एंट्री क्लियर नहीं हुई है। तो इस तरीके से हमें सिंपल यूज़ करना है रिकॉन्सिलेशन। इससे हमें ये पता चला कि हमारी कौन कौन सी एंट्री मिसमैच हो रही है। अब हमें इसी मिसमैच एंट्री को अलग से
एक कोरे कागज़ पर रफली स्टेटमेंट बना करके प्लस माइनस करके फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा बैलेंस फ्यूचर में बराबर होगा या नहीं होगा, जिसके लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, टैली में रिकॉन्साइल करने का मतलब बस इतना ही कि पासबुक के डेट को टैली में शो कर देना, जिससे हमें मिसमैच का पता चल गया। अब जब मैं चेक रजिस्टर को निकाल कर देखूंगा बैंकिंग में चेक रजिस्टर में, तो यहाँ कहता है कि आपके पास 14 पीस चेक बचा हुआ है, 1 अनरिकॉन्साइल है और 5 रिकॉन्साइल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे 2 एंट्री क्लियर नहीं होती, 2 में से पेमेंट की है और एक रिसिप्ट की है, तो यहाँ जो चेक बुक यूज़ किया जा रहा है वो पेमेंट का यूज़ किया जाता है। हमने किसी को चेक दिया है, उसका यहाँ पर मेंटेन होता है। तो कौन सी एंट्री है जो क्लियर नहीं हुई है, इस अनरिकॉन्साइल पे एंटर कर देंगे तो बता देगा कि राहुल को हमने पेमेंट किया था 31 मई को, जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। कौन कौन सी क्लियर हो गई है, आप इस 5 पे आके एंटर करेंगे तो बता देगा ये सारी एंट्रीज आपकी क्लियर हो चुकी है, रिकॉन्साइल्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यूज़ करना है क्या, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। थैंक यू सो मच।